अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना नवाज़ है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सदाकत नीमरी की डायरेक्टर हूँ। आप हमें इस वक्त बिलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने जो हमारे पैनल एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मिस हफ्सा शाहिद हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बिलिंग वेज लाहौर में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं। नदीम इकबाल साहब हैं, ये सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तलाल जुबैर साहब हैं, ये विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। और हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं, ये विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं और एडिक्शन काउंसलर हैं। आज हम पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से ये वेबिनार सीरीज का हमने आगाज किया है, तो आज हमारी चौथी एपिसोड है और आज का जो हमारा मौजू है वो है खुद फरेबी यानी डिनायल। जब भी किसी को ये मालूम होता है कि उसका प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है, ये एक बहुत ही तकलीफ दे खबर होती है और पहला जो रिस्पांस होता है वो फैमिलीज का यही होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का माइंड ये कबूल करने को तैयार नहीं होता कि उसका प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है। इसी तरह से जितनी भी बुरी खबरें जब हमें मिलती हैं, तो उसमें हमारा जो पहला रिस्पांस ये नहीं होता कि हम उसको फौरन कबूल कर लेते हैं, बल्कि एक खुद फरेबी में रहना हमारा ज़हन ज़्यादा पसंद करता है। तो उसी मौजू पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फैमिलीज और मरीज खुद भी डिनाइल में होता है, खुद फरेबी की कैफियत में होता है, हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होती फैमिलीज भी और मरीज भी कि ये एक बीमारी की शक्ल, उनका जो नशे का इस्तेमाल है वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस वजह से फिर इलाज में जो ताखीर होती है उसके वाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नदीम इकबाल साहब से मैं सवाल पूछूंगी कि आप रहनुमाई करें कि ये डिनायल का जो मैकेनिज्म है, ये ह्यूमन माइंड में जो एक खुद फरेबी की कैफियत पैदा हो जाती है जब भी कोई क्राइसिस होता है, तो वो क्या प्रोसेस है और क्या पर्पस है? ऐसा क्यों होता है कि पहले हमारा दिमाग कबूल नहीं करता किसी बुरी खबर को और उसको थोड़ा टाइम लगता है, और इसके कोई फायदे भी हैं और इसके क्या नुकसान है? तो इस बारे में आप हमें गाइड करें कि डिनायल की कैफियत क्या होती है? बेसिकली डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है, जिसको हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं। डिनाइल एक कॉमन सा, बहुत ज़्यादा, और तकरीबन हर कोई कभी ना कभी डिनाइल में जाता है। और ये एक ऐसा, यानी एक रिस्पॉन्स है उन सिचुएशंस में, उन हालातों वाक़यात में जिनके साथ कोई पेन अटैच होता है या जिनके साथ कोई शेम अटैच होती है। तो जैसे ही कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फ़ौरन से डिनाइल में चले जाते हैं। और ये सिंपली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ताकि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखे, हमारा ब्रेन किसी ट्रॉमा में ना जाए। तो किसी भी ट्रोमेटिक सूरत हाल में हम डिनाइल में चले जाते हैं, यानी हम उस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस इस हकीकत को डिनाई कर देते हैं ताकि हमें कोई ट्रॉमा ना हो, हमें कुछ सदमा ना हो। और एक एक कॉमन सा यानी मिथ है डिनाइल को लेकर। जनरली ये समझा जाता है कि जो लोग डिनाइल में होते हैं वो अवेयर होते हैं, बट जो डिनाइल की साइकोपैथोलॉजी है वो ये है कि जब भी कोई शख्स डिनाइल में जाता है तो वो अवेयर नहीं होता, क्योंकि डिनाइल कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता है। डिनाइल या तो सब कॉन्शियस लेवल पर होता है या अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। सो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है डिनाइल का वो ये है कि हमें फौरन कुछ सदमा नहीं मिलता, हमें कुछ शॉक नहीं मिलता, या हम एंजाइटी में नहीं जाते, हम स्ट्रेस में नहीं जाते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिनाइल से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त तक हम उस सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, हम कुछ एबिलिटीज जो है ले चुके होते हैं, कुछ लाइटें सीख चुके होते हैं। बट इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर हम डिनाइल में स्टे करते हैं, रहते ही डिनाइल में हैं और हम उससे बाहर निकलते ही नहीं है, तो क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, उस मसले को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर हम उससे निकलने की जो हमने कुछ काम करने हैं या उससे निकलने का जो बंदोबस्त करना है, जैसे नशे की बीमारी में अगर स्पेसिफिकली देखें, अगर कोई शख्स या उसकी फैमिली डिनाइल में चले जाते हैं
और तो वो इलाज के लिए तो कोई काविशें नहीं करेंगे, इलाज के लिए तो कोई कोशिशें ही नहीं करेंगे, और क्योंकि वो तो उस मसले को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो डिनाइल, जब कोई डिनाइल में होता है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो जो कह रहा होता है वो वही देख पा रहा है। वो उस हकीकत को, उस रियलिटी को, उस ट्रुथ को देख नहीं पा रहा ड्यू टू बेसिक साइकोपैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। अच्छा, जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो देख पा रहा होता है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है, वो क्योंकि झूठ कॉन्शियस लेवल पर होता है। तो बहुत सारे लोग डिनाइल और लाइन को कंफ्यूज करते हैं, और वो ऐसा कहते हैं कि डिनाइल भी एक्चुअली इक्वल टू लाइंग है, जो कि हकीकत में या साइंटिफिकली ऐसा नहीं है कि डिनाइल इक्वल टू लाइंग है। तो ये अनकॉन्शियसली ये सारा लाशऊरी तौर पर ये कैफियत होती है। और जैसे आपने कहा कि ये सदमे से बचाने के लिए हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म है कि जब भी कोई बुरी खबर मिलती है तो वो पहले दिमाग उसको कबूल नहीं करता और कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शायद अगर एकदम से हमें एक इतनी बड़ी खबर, कोई बुरी खबर मिले तो शायद हमारा ब्रेन काफी कोलैप्स हो जाए। तो सदमे के हवाले से मिस हफ्जा से मैं बात करना चाहूंगी कि वो जो फैमिली सदमे के किन मराहिल से गुजरती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है, और उसमें ये जो डिनाइल का क्या रोल होता है कि फैमिली एक तरह से कोप भी करना, डिनाइल से करती है उस तकलीफ को। यानी वो इतनी बड़ी तकलीफ होती है अपने प्यारे के नशे के बारे में कि वो अपने सदमे को कोप इस तरह से करते हैं कि वो खुद फरेबी में चले जाते हैं, कि जैसे कि इससे शायद मसला, अगर हम हमारा मानेंगे नहीं तो शायद मसला होगा भी नहीं। तो वो अगर आप जी बताएं कि आपने किस तरह से फैमिलीज को देखा जो आती हैं काउंसलिंग के लिए, कि वो इन मराइल से गुजरती हैं सदमे के। जी, मैं सामना सदमे का और डिनायल का तो आपस में इतना गहरा ताल्लुक है। जैसे भी आप लोगों ने भी बात की कि डिनायल कुदरत ने हमारे अंदर रखा ही इसलिए है ताकि हम हकीकत, ऐसी तल्ख हकीकतों से या सदमों से बच सकें फॉर द टाइम बीइंग, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब फौरन अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कुदरत ने रखा ही हमारे अंदर इसलिए ताकि हम फिलहाल के लिए अपने आप को कोई शील्ड या शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। तो नशे की बीमारी भी एक सदमे से कम नहीं है, बहुत बड़ा सदमा लगता है फैमिली को भी, उस पेशेंट को भी जो उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो फैमिली जिन मराहिल में से गुजरती है या जिन मराहिल में से हमने उनको यहाँ पर गुजरते देखा है, वो कोई 5 तरह के मराहिल हैं जिसमें से फैमिली एक-एक करके गुजरती हैं। और मैं उन मराहिल के बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले तो जब किसी फैमिली को ये पता चलता है कि हमारे घर नशे की बीमारी आ गई है या हमारे बच्चे को इस बीमारी का सामना हो गया है, तो वो उस हकीकत को मानने से इनकार कर देते हैं। जो पहली स्टेज होती है जिसे हम डिनायल या खुद फरेबी की स्टेज कहते हैं, यानी पहले ही रिस्पॉन्स में वो उस हकीकत को बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं। और वो उनके रिस्पॉन्सेस कुछ इस तरह के होते हैं कि नहीं, मेरे साथ ये मसला नहीं हो सकता, या होते होंगे कोई और लोग जो इस बीमारी में चले जाते हैं या जिनकी हम टीवी पर खबरें सुनते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को ये मसला नहीं हो सकता। तो वो उस हकीकत को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होते, इसलिए वो अनकॉन्शियसली या लाशऊरी तौर पर इस चीज़ को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। फिर दूसरी स्टेज इस तरह की आती है उन पर कि वो गुस्से से डील करते हैं, यानी उनको अपने इमोशन सही तरह से एक्सप्रेस करने आते नहीं है। तो दूसरी स्टेज जो होती है वो एंगर की होती है, जिसमें जब आप बेबस सा महसूस कर रहे होते हैं, आपको हकीकत का बार-बार सामना करना पड़ रहा होता है और आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो आप उसको गुस्से की शक्ल में इज़हार करना उसका शुरू कर देते हैं। और आप डिस्प्लेस कर रहे होते हैं अपने गुस्से को, कि होता वो किसी एक अपने बच्चे पर गुस्सा है, लेकिन वो निकल दूसरी चीज़ों पर रहा होता है। तो आप अपने सारे इमोशंस को मास्क करने के लिए आप गुस्से का सहारा लेते हैं, और कि मेरे साथ ये क्यों हो गया या मेरे साथ नहीं हो सकता था। आप बस उस बेबसी की कंडीशन में होते हैं जिसमें आप लड़ रहे होते हैं उस हकीकत से कि किसी तरह ये खबर झूठी हो जाए, या आज डॉक्टर्स हमें ये खुशखबरी सुना दें कि आपका बच्चा जो है वो ठीक हो सकता है, या ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। तो वो गुस्से का इज़हार करना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनके बस में नहीं होता। उस ग्रीफ का दूसरा मरहला ही ऐसा होता है कि आप उसके अंदर ऐसी कैफियत में से गुज़रते हैं। फिर तीसरी जो स्टेज होती है ग्रीफ की, या तीसरा जो मरहला होता है, उसको बार्गेनिंग कहते हैं। यानी उसके अंदर आप कोई ऐसी दरमियाना से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप इफ और बट या इफ ओनली ऐसी सिचुएशंस में फंसे होते हैं कि अगर बचपन में मैंने इसको मारा ना होता ना, तो आज ये इस हालत में ना होता,
या अगर फलां वक्त पर गुस्सा ना किया होता, या अगर फलां वक्त पर ये चीज ना की होती, या शायद मेरी तरबियत में कमी थी, मैंने ये चीज ना की होती तो आज ये इस बीमारी का या हम सब इस मसले का शिकार ना होते। तो आप अपनी जहन में सोचों कि एक ऐसी ऐसी उलझनों में चले जाते हैं जो कभी ना खत्म होने वाली हैं, और फिर आप अपने थेरेपिस्ट से भी वैसी बातें करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर टाइम ले रहा होता है आपको रियलिटी से बिल्कुल उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाने में। तो जब आप इसमें भी थक जाते हैं कि कोई आपको रास्ता नहीं नज़र आता कि किसी तरह से इस रियलिटी को अनडू कर दिया जाए या इसको बदल दिया जाए, तो फिर आप ग्रीफ के चौथे मरहले में दाखिल होते हैं, जिसको कि डिप्रेशन कहते हैं। जब वो बात नहीं होती, चारों शाने चित हो जाते हैं आप, आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब हमने जाना कहाँ है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा होता है इस हकीकत से बचने के लिए। तो फिर आप मायूसी वाली कैफियत में चले जाते हैं कि हो गया मेरा नुकसान, या मेरा वो वक़्त नहीं वापस आ सकता, जो पैसों का नुकसान हो गया वो नहीं वापस आ सकता, सेहत का नुकसान नहीं वापस आ सकता, किसी तरह से इसको बचा लिया जाए अपने लव्ड वन को। तो आप मायूसी की कैफियत में चले जाते हैं, आपकी नींद, आपका भूख, हर चीज़ आपकी खराब हो रही होती है। ये चौथी वो स्टेज होती है ग्रीफ की जिसमें से आप गुज़रते हैं। अब ऐसा नहीं है, 5वीं स्टेज पे जाने से पहले मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई लीनियर सी जर्नी होती है इन चारों स्टेजेस की कि एक-एक करके आप इन स्टेजेस में से गुज़रते रहते हैं। आप दूसरी, तीसरी स्टेज पे आते-आते वापस पहली पर भी जा सकते हैं। आप किसी स्टेज में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, किसी स्टेज में कम ले सकते हैं। तो ये सबका अपना कोपिंग मैकेनिज़्म पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से कोप कर रहा है इसके साथ। ऑब्वियसली जिनका कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत अच्छा होगा तो वो इवेंचुअली 5वीं स्टेज पे पहुँच जाएँगे और वो इस मरहले को आसानी से आसानी तो नहीं खैर फिर भी, लेकिन बहरहाल वो पार कर लेंगे और फिर वो डील करना सीख लेंगे कि इस डिनायल या इस सदमे के साथ हमने डील कैसे करना है। अब बात करते हैं 5वीं स्टेज की। जैसे मैंने कहा कि जिनका कोपिंग मैकेनिज़्म अच्छा होगा या जो इन चारों मरहलों को पार करके आगे आ गए हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं, जो कि हमेशा बहुत अ, खुशी नहीं होती उसमें, यानी नाम से ऐसा लग रहा होता है कि अगर मसले को एक्सेप्ट कर लिया है तो मसला खत्म हो गया है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने डील करना सीख लिया उस सिचुएशन के साथ। आपको पता चल गया है कि अब मेरा ये नुकसान अगर हो गया है या अब मुझे ये चैलेंज का सामना हो गया है, तो मुझे किस तरह से इसके साथ डील करना है, मैंने किसके साथ समझौता करना है, बीमारी के साथ या इलाज के साथ। तो फिर चाहे आपके अंदर एनर्जीज़ हों या ना हों, आप खुश हों बाहर से देखने में या नहीं, आप फिर इरादा कर लेते हैं कि अब अगर ये चीज़ आ गई है मेरी प्लेट में, तो मैंने इसके साथ डील करना सीखना है और गिव अप करने की मेरे पास ऑप्शन नहीं होगी। तो ये कुछ मराहिल हैं ग्रीफ के, जिसमें से एक एडिक्ट की फैमिली गुज़रती है और फिर जब इवेंचुअली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि अगर ये क्रॉनिक बीमारी हमारे घर में आ गई है, तो हमने इसके साथ समझौता सिर्फ़ इलाज के साथ करना है कि जब-जब ये बीमारी ज़ोर पकड़ेगी तब-तब हम इलाज में कोशिशें भी ज़ोर पर ले जाएँगे और सारी ज़िंदगी के लिए इसका इलाज कराते रहेंगे और फिर वो डील करना सीख लेते हैं इस बीमारी के साथ। तो सदमा काफी बड़ा होता है जिस वजह से इसको कबूल करने में भी कुछ टाइम लगता है और हुँ, बाज़ औक़ात तो इतनी बेबसी होती है कि फैमिली ये तक कहना शुरू हो जाती है कि बस आइस ना करे चरस तक तो चलो ठीक था। ये भी एक बिल्कुल, बार्गेनिंग की जो अभी आप बता दी थी कि आप बिल्कुल। इस हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते कि ये इतनी बड़ी बीमारी उसको हो गई है और उसमें भी उसको पूरे ट्रीटमेंट से गुज़रना होगा और कुछ हुँ, एहतियातें करनी होगी। कि वो किसी न किसी तरह से बार्गेनिंग करते हैं या कई दफ़ा कहते थे आइस काश ना करता, चलो चरस-वरस तो पीता रहता तो ठीक था, हीरोइन तक तो ना जाता। फैमिलीज़ इवन इलाज में आ भी जाए ना जब शुरू में तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के वो सारे तकलीफ़ें मतलब तकलीफ़ दे वाक़यात बताना। वो हमेशा साथ-साथ ये भी कह रहे होते हैं बिल्कुल। कि वैसे बहुत अच्छा है वैसे अच्छा बहुत दिल है, का दिल बहुत का अच्छा बहुत है। अच्छा है। लेकिन बस ये करता है, वो करता है, तो वो मुश्किल होता है हुँ, फैमिली के लिए ये इस चीज़ को यानी ज़बानी बात भी करना इस बारे में। तो तलाल साहब से मैं सवाल करूँगी कि क्या मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जो नज़र आते हैं डिनायल के फैमिली मेंबर्स में और साथ में पेशेंट्स के साथ भी इसी तरह के कुछ मसले होते हैं और पेशेंट्स भी बड़ी टाइम लगाते हैं इस बात को कबूल करने में कि उनके भी चारों शाने चित हो चुके हैं और वो मरीज़ बन चुके हैं और उनको अब इलाज चाहिए। वो भी काफ़ी कोशिशें करते हैं, ज़ोर-आज़माई करते हैं कि ये झूठ ही हो जाए कि मैं नशे का मरीज़ हूँ और मैं यूज़र हूँ और मुझे कोई नशे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। तो आप कुछ पैटर्न्स के बारे में आगाही दें डिनायल के? बहुत शुक्रिया मिस मामना नवाज़ मुझे मौका देने का बातचीत के लिए।
देखें, डिनाइल जो है वो हॉलमार्क है एडिक्शन का। जब भी कोई मरीज जो है वो नशे के अंदर नशा इस्तेमाल करने की तरफ जाता है और फिर उसके कुछ अरसे के बाद कुछ परसेंटेज होती है जो कि नशे के मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो क्योंकि कोई भी इंसान नशा करने से पहले ये प्लान नहीं करता कि वो नशे का मरीज बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई मीठा खाते हुए ये प्लान नहीं करता कि उसको डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन एक चांस होता है कि खास परसेंटेज के लोगों को जो है वो डायबिटीज हो जाएगी। इस तरीके से जो लोग नशा करना शुरू करते हैं उसमें से खास परसेंटेज को नशे का मर्ज हो जाता है। अगर आप शतरमुर्ग की, ऑस्ट्रिच की मिसाल लें तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि शतरमुर्ग जो है वो अपने अंडों को जो है वो रेत में छुपाता है ताकि कोई देख ना सके, और जब वो रेत के अंदर छुपाता है तो उसका पूरे का पूरा जो मुंह है वो रेत के अंदर होता है और वो अपनी चोंच से उसको अलट पलट कर रहा होता है ताकि उसका टेम्परेचर सेट कर सके, और इस दौरान उसका पूरे का पूरा धड़ बाहर होता है। और ये वही टाइम होता है कि जब जो शिकारी होता है वो देख लेता है कि शतरमुर्ग ने यहाँ अंडे छुपाए हैं और वो फिर उस पर जो है वो अटैक होता है। असल चीज यही है जो डिनाइल के बारे में भी, कि जब मरीज अपनी पसे पर्दा ऐसी एक्टिविटीज के अंदर मसरूफ होता है और वो समझ रहा होता है कि किसी को उसकी ये एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, तो उसी वक्त एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा, बहुत बड़ी जो एक बहुत सी उसकी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही आया होती हैं, बहुत ही क्लियर होती हैं और वो नजर आ रही होती हैं कि मरीज अपने आप को जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर वो है, किसी ऐसी हरकत के अंदर है जो कि मेलाफाइड है और उसके अंदर कुछ ना कुछ वो निशानियां भी जो है वो दे रहा होता है। लेकिन अमूमन जब आप उससे बात करें, क्योंकि उसने तो ये सोच के रखा होता है कि मैंने तो बस अब छोड़ ही देना है, और वो उसको अंदाजा नहीं होता कि नशे का मर्ज जो है इस तरीके से उसको अपनी लपेट में रखे हुए है और इस तरीके से वो उसको मुतासिर करता जाएगा, अंदर ही अंदर उसके दिमाग को, उसके जिस्म को जो है वो इफेक्ट करता जाएगा, उसके रिलेशनशिप्स को, उसकी जो जो माशी सेहत है, उसकी जो प्रोफेशन है, हर लिहाज से उसको इफेक्ट करेगा। तो वो सबसे पहले क्योंकि ये चाहता है कि इस बात में पर्दा ही रहे क्योंकि मैंने अब छोड़ देना है, तो वो अवॉइड करता है। अगर आप उससे कोई इससे बात करेगा तो वो अवॉइडेंस के ऊपर चला जाएगा और वो इस मसले के बारे में, एडिक्शन के मर्ज के बारे में किसी किस्म का कोई भी बात जो है वो करने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरे नंबर पे हमें नजर आता है कि वो एब्सोल्यूट डिनाइल के अंदर होते हैं कि अगर ये आम सी बात है कि अगर बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं और उनके अचानक से जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकल आता है, या उनके बैग से सिगरेट का पैकेट निकल आता है, या कमरे से सिगरेट निकल आता है, या फिर टोबैको निकल आता है, उनसे पूछा जाता है कि ये किसका है, तो वो कहते हैं कि मेरा तो नहीं है, किसी दोस्त का रह गया होगा या किसी फलाने का रह गया होगा। और जब उनसे पूछते हैं कि ये दोस्त, आप ऐसे दोस्तों में क्यों उठते बैठते हैं, तो वो फिर उसका जवाब देते हैं कि हम तो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनकी नहीं। तो ये डिनाइल होता है कि जब आपको एविडेंस, एब्सोल्यूट डिनाइल होता है कि जब आपको एविडेंस नजर भी आ रहा हो तो उसकी मौजूदगी के अंदर आप जो है वो फिर भी उसको मानने के लिए, यानी बहुत कॉमन है अमेरिका के अंदर कि कोई बंदा जो है वो ड्रंक होगा और वो उसको गाड़ी को पुलिस वाले रोक के, और एक वो एक ब्लो टेस्ट होता है जिसके अंदर सांस के जरिए पता लगता है कि इसको खून में जो अल्कोहल की मिकदार है वो कितनी है सांस के अंदर। तो जब वो जैसे अगर 0.5 से ज्यादा हो तो फिर उस पर DWI यानी एक फाइन होता है जिसे कहते हैं ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, और उनको एक सीधी लकीर पे चलने के लिए कहा जाता है और वो नहीं चल पा रहे होते और पुलिस वाले से पूछते हैं कि आर यू ड्रंक, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो यानी साफ जो है वो एब्सोल्यूट ही वो उसको जो है वो खुद फरेबी का शिकार इसके अंदर होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमें एक पैटर्न नजर आता है जिसको हम मिनिमाइजिंग कहते हैं। मिनिमाइजिंग के अंदर जैसे हम बता रहे होते हैं कि ये नशा जो है वो इतना बुरा नहीं होता और ये इसके इतने मसले नहीं होते, या सिगरेट पीना इतना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आजकल तो हर कोई
जो है वो सिगरेट पी रहा होता है, और सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना या अल्कोहल पीना जो है ये तो आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर फलानी जगह पर ये लीगल हो भी किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो मिनिमाइज करते हैं, यानी जो असरात होते हैं या कोई नुकसान होते हैं जो नशे की वजह से होते हैं, या खुद नशे के इस्तेमाल को वो जो है बहुत कम करके बयान करते हैं, या अपनी क्वांटिटी को बहुत कम करके बयान करते हैं, या अपने वक्त को बहुत कम करके बयान करते हैं, या अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत कम करके बयान करते हैं नशा करने की, जिसको कि मिनिमाइजेशन कहते हैं। चौथा एक पैटर्न जो नजर आता है वो रैशनलाइजेशन का है, जिसके अंदर के हम जस्टिफाई करते हैं ड्रग यूज को कि ये हमें फायदा पहुंचाती है। अगर हम जब चर्च पी लेते हैं तो फिर हमें चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। एक दफा एक पेशेंट था, वो स्नूकर प्लेयर था, और वो हमेशा चर्च पी के स्नूकर खेलता था, और चर्च पीने के बाद वो कहता था कि मुझे जो गोल के पॉकेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना ये मसला ऐनक लगवा के क्यों नहीं हल करते, स्नूकर खेलने वाला जिसके लिए आपको इस नशे की जरूरत पेश आती है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी मेडिसिन एक होती है जो कि स्टिमुलेंट होती है, जिसे कि एम्फेटामिन कहते हैं, रिटालिन के नाम से जो आती है, वो लेते हैं इसलिए कि ताकि वो रात को जाग के ऊपर पढ़ाई कर सकें। और अमूमन ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कभी भी अपने मेडिकल की पढ़ाई जो है उसको कोई अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाते, या फिर उनको बहुत फालतू टाइम लग जाता है अपने इस मसले को हल करने में। तो लेकिन वो उसको एक रीजन समझते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई करनी होती है, रात को जागना होता है, हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है, इसलिए हम ड्रग यूज करते हैं। तो इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। पांचवें नंबर पे जो एक पैटर्न है जो नजर आता है उसे हम ब्लेमिंग कहते हैं। ब्लेमिंग एक ऐसा पैटर्न है कि जिसके अंदर कि हम बताना चाहते हैं कि इसमें नशा करने के अंदर हमारा कसूर नहीं है, और ये किसी और दोस्त ने हमें पिला दिया था, और किसी ने जो है वो जबरदस्ती हमें दे दिया, और किसी ने हमारी कोक के अंदर अल्कोहल मिला के दे दिया, हमें पता ही नहीं चला कि हमने पी ली। या जो है वो मैं तो चर्च नहीं पी रहा था, ये टेस्ट के अंदर शायद वो लड़के पी रहे थे, तो मेरी सांस से अंदर गई हो और मेरे खून पेशाब में शामिल हो गई हो, तो इसलिए ये टेस्ट के अंदर ये चीज आ गई है। तो वो दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे होते। फिर एक पैटर्न हमें कंपैरिजन का नजर आता है कि जिसके अंदर वो बताते हैं कि मैं जो इतना ड्रग इस्तेमाल करता हूँ उससे तो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और एडिक्ट तो वो होते हैं जो कि बिल्कुल किसी नाले के किनारे पे पड़े होते हैं और नशे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो मैं तो बस खाली एक रिक्रिएशन यूज करता हूँ और इससे ज्यादा तो नहीं है, नहीं वो अपने से बड़ा ईवल सामने रख रहे होते हैं, जिसके नतीजे में इस चीज के कंपैरिजन में उनको अपना मसला या दूसरों को उनका मसला जो है वो छोटा नजर आए। इसी तरीके से मैनिपुलेशन बहुत होती है, जैसे कि कहते हैं कि अच्छा नशा जो है वो मैं तब छोड़ूंगा या तब ठीक होऊंगा जब आप मेरा बाहर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करा देंगे, या मेरा मुझे बोल से बाहर भेज दें तो मैं नशा छोड़ दूंगा, या आप मुझे जो है वो इतनी मेरी पॉकेट मनी दे दें तो नशा छोड़ दूंगा, मुझे कोई कारोबार सेट करके दे दें तो मैं नशा छोड़ दूंगा, मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेके दे दें तो मैं नशा छोड़ दूंगा। तो ऐसी शर्तें रखते हैं, और ज्यादातर केसेस के अंदर क्या, बल्कि सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है कि वो बेटा भी हाथ से जाता है और गाड़ी भी हाथ से जाती है, या वो पैसा जो है वो भी हाथ से जाता है, तालीम भी पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि असल मसला ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई चेंजेस कर दी जाए तो अंदर तब्दीली आ जाएगी, बल्कि असल मसला ये है कि जब तक अंदर की तब्दीलियां ना हो तो फिर जो है वो जब तक जो है वो चेंज नहीं आती। तो इसी तरीके से जो है वो जो इसे कहते हैं कि फ्लाइट इनटू हेल्थ, यानी कि नशे का ये कंपैरिजन करना कि जो जब मैं नशा करता हूँ तो मैं एक्चुअली बेहतर फील करता हूँ, और जब मैं नशा नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत वर्सन होता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा होता हूँ, मैं बहुत डाउन फील कर रहा होता हूँ। और जब मैं नशा कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने सारे के सारे कामकाज कर पाता हूँ। खासतौर पर जो ऐसे अल्कोहलिक्स होते हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही अपने हैंगओवर को दूर करने के लिए शराब पी लेते हैं, तो ये उनका एक बहुत ही क्लियर जस्टिफिकेशन होती है, क्योंकि
ये मैं अगर जब तक नहीं पीता रहा तो फिर मेरा जो है वो हालात अच्छे नहीं होते, क्योंकि नशे की वजह से आप ऑलरेडी एक डाउन फेज के अंदर होते हैं, और आपका जब नशा विड्रॉ हो रहा होता है बॉडी से तो आप बहुत पेन में होते हैं और बहुत बुरा महसूस करते हैं। इसलिए वक्ती तौर पर जो जब आप नशा करते हैं और आपकी फीलिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है तो उसके नतीजे के अंदर वो ये समझते हैं कि अब ये करने से उनको उनकी सेहत बेहतर होती है। तो ये भी एक डिनाइल का पैटर्न है। सो इसी तरीके से उनका एक डेमोक्रेटिक डिजीज स्टेट भी होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम अडल्ट है और नशा करना हमारा हक है, अगर हम करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, इट्स अ फ्री कंट्री और हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नशा कर सकते हैं और हमें इसके ऊपर कोई भी रोक टोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई भी इंसान जो कि नशे का मरीज बन जाए वो वैसे ही नशा नहीं कर सकता, जैसे कि कोई इंसान अगर डायबिटिक हो जाए तो वो चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमें आमतौर पर नजर आते हैं जब कभी कोई मरीज जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला होता है। और ये सारी जो पैटर्न्स हैं ये सुनने वाली फैमिली होती है, इस तरह की जो बातें हैं तो ये बातें सुनती फैमिली है, और क्योंकि फैमिली खुद भी डिनाइल में होती है और वो ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहती है पेशेंट के मुंह से, तो वो भी अक्सर यकीन कर लेती है उनकी बातों में। यानी अगर पेशेंट कहता है कि बस मुझे कुछ दिन दे दे तो मैं फिर नशा छोड़ दूंगा, मैं वैसे भी छोड़ने ही वाला हूँ, तो फैमिली एक बड़ी यानी मजे की बात क्या आती है कि जो पैसा आप इलाज में खर्च करेंगे मुझे दे दे तो मैं ठीक हो जाता हूँ। यानी ये बिल्कुल। भी एक और ये बहुत ही भी कॉमन इलाज पैटर्न और नजर आता है। इसमें भी फैमिली आ जाती है, इसमें भी फैमिली आ जाती है। और अगर पेशेंट कहते हैं कि मैं इसलिए नशा करता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो फैमिली भी इस बात पे कन्विंस हो जाती है। तो मैं वकील साहब से पूछूंगी कि क्या फैमिली के क्या पैटर्न्स हैं, इसी तरह के पैटर्न जैसे अभी दलाल साहब ने बताया, तो क्या साइंस होते हैं कि फैमिली में भी नजर आ रहे होते हैं कि उनकी बातों से लगना शुरू हो जाता है कि ये इस वक्त काफी यानी शदीद डिनाइल में है या खुद फरेबी में है, और अभी तक उनका जहन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका प्यारा नशे का मरीज है, तो वो क्या साइंस नजर आते हैं? थैंक यू वेरी मच मिस आमना नवाज। जैसा कि मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे साथी, उन्होंने बात की डिनाइल के ऊपर, एडिक्शन ऑफ जो ये डिजीज ऑफ जो एडिक्शन है, इसको अगर हम डिजीज ऑफ डिनाइल भी कहें, दूसरा नाम इसका, तो ये काफी जो है वो समझ में आ जाता है कि इसको हम डिजीज ऑफ डिनाइल क्यों कहेंगे। चूंकि फैमिली के पार्ट पे भी और पेशेंट के पार्ट पे, दोनों लेवल्स पे हमें डिनाइल को जो है वो देखने को मिलता है, और डिनाइल को हमें ब्रेक तोड़ना पड़ता है, जो हम थेराप्यूटिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि पेशेंट अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करने में उसको डिफिकल्टी का सामना होता है, वो बिल्कुल देख ही नहीं पाता कॉन्सिक्वेंसेस को रियलिटी के साथ, तो फैमिली भी समहाउ जो है वो इन्हीं सिम्टम्स का शिकार होती है कि फैमिली भी जो है वो अपने प्यारे की बीमारी की सिवियरिटी को और उसकी शिद्दत को और उसके सिम्टम्स को सही तरह से नहीं देख पा रही होती, और अपने आप को महज एक तसल्ली में रखते हुए चल रहे होते हैं, और उनको ये सुनना और देखना अच्छा नहीं लगता कि उनके प्यारे के क्या हालात हैं, और उनका प्रोटेक्ट करना और उनका डिनाई करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो साल हर साल से चल रहा होता है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं ग्रुप काउंसलिंग में, उनको डिनाइल से निकालने में, और इस तरीके से जब हम फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका सवाल फैमिली से रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा जो है वो फैमिलीज के हवाले से बात करूँगा कि हम बीइंग ए ह्यूमन, हम क्या करते हैं कि कोई बीमारी होती है तो हमारी ये कोशिश होती है, या हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं वो होते हैं कि ऑल द सिम्टम्स हम एट अ टाइम देखना चाहते हैं। यानी जब तमाम सिम्टम्स किसी बीमारी के हम देखना चाहते हैं, तब जाके यकीन करना चाहते हैं कि ये बीमारी है, और उस बीमारी से रिलेटेड अगर चंद सिम्टम्स जो हैं वो होंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको हम वैसे कंपेयरिंग आउट भी बोलते हैं
कि जैसे एक नशे का मरीज जो है वो सारी अलामात को अपने अंदर देखना चाहता है और उसकी तवज्जो उन अलामात पे बिल्कुल नहीं होती जो आ चुकी होती है। जो अलामात वो उस बीमारी के नतीजे में उसके अंदर आ चुकी होती हैं, जगह कर चुकी होती हैं, तो उस पर उसकी तवज्जो नहीं होती, बल्कि तवज्जो उसकी उन अलामात पे होती हैं जो भी आना बाकी होती हैं। एंड एडिक्शन इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज इन नेचर, चूंकि ये टाइम के साथ साथ वर्स्ट होती है। तो मसला यहाँ पे आता है कि जो अलामात वो आ चुकी होती है बीमारी की, तो पेशेंट कहता है कि नहीं, अभी तो मैं देखें मरीज मुझे नहीं कहा जा सकता, मेरी तो अभी जॉब भी बाकी है, मेरे तो जो मेडिकल टेस्ट हैं वो बता रहे हैं कि मेरा जो लिवर है उसका फंक्शन बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है, मैं अभी जो है वो ओवरवेटेड भी नहीं हूँ, मेरे जो है वो फाइनेंशियल हालात भी अभी इतने बुरे नहीं हुए। तो जो चीज़ें अभी आना बाकी हैं तो उनका जिक्र जो है वो बार बार पेशेंट करता है। अच्छा, फैमिली के जहन में भी कुछ ऐसी पिक्चर होती है कि देखें एडिक्ट या मरीज तो वो फलां का बच्चा है, वो फलां रिश्तेदार का हमने देखा था, अच्छा उसका इलाज हुआ था, उनके बच्चे के हालात तो बड़े वर्स्ट हो गए थे, अच्छा वो बहुत वीक लागर हो गया था, अच्छा उसकी जॉब भी छूट गई, अच्छा उसके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ गए, उनको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ, उस बच्चे की पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हो गई, वो तो कारोबार में भी नुकसान हुआ। तो सो दे ऑलवेज शेयर दिस काइंड ऑफ जो वर्स्ट एग्जांपल्स हैं वो उनके जहन में होती हैं फैमिलीज के, और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक बीमारी है, और जब अलामात जो आ चुकी हैं उनको काफ़ी समझ के इसकी जो है वो हेल्प की जाए, चूँकि बीमारी जो है वो टाइम के साथ घटती है। तो हमारे माशरे में जहाँ फैमिलीज जो हैं वो वैसे ही जो है वो शेम का शिकार होती हैं और अपने मसले को डिस्कस नहीं कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पे एडिक्शन जैसे मामले पे तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं लेना चाहते, एक स्टिग्मा है, टैबू है। तो जब हम फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये जो डिनायल फैक्टर है या कंपेयरिंग आउट करने वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है, और ग्रेजुअली फिर हम फैमिलीज को एग्जाम्पल्स के साथ, डेफिनेशंस के साथ, और इसमें जो चीज़ उनकी दूसरी हेल्प करती है वो ये हेल्प करती है कि जो दूसरी फैमिलीज हैं जब उनका इंट्रैक्शन ग्रुप के अंदर दूसरी फैमिलीज के साथ होता है, तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं कि एट द फर्स्ट स्टेज वो कैसे फील करते थे, और फिर उन्होंने कैसे इसको फेस करना शुरू किया, कैसे वो फियर से और शेम से जो है वो बाहर आए, कैसे उन्होंने जो है वो कन्फ्रंटेशन को पॉजिटिव जो है वो लेना शुरू किया, तो इवेंचुअली वो रियलिटी को जो है वो फेस करने लगते हैं। क्योंकि रियलिटी में को फेस करना अल्टीमेट जो है वो सोल्यूशन है। डिनाइल में रहने से जो है वो वक्ती तौर पे आपको ऐसा फील होता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन डिनाइल में, जैसे नदीम इकबाल साहब ने कहा, डिनाइल में रहना, पड़े रहना या डिनाइल में बसेरा डाल लेना, तो ये सिचुएशन को और वर्स करता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ज्यादा डिले देखा जाता है नशे की बीमारी में। यानी यूजुअली जब कोई और जिस्मानी बीमारी होती है तो पहला रिस्पांस होता है कि डॉक्टर को दिखाते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन नशे की बीमारी में ये सबसे आखिरी ऑप्शन रखा जाता है
कि ये आखिर में जब कुछ नहीं वर्क करेगा तो फिर हम इसको इलाज में लेके जाएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये खुद फरेबी का भी होता है कि हमें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा और इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, कुछ अरसे में खुद ही ठीक हो जाएगा, इस उम्र में लड़के ऐसे ही करते हैं, या ये समझा जाता है कि ये थोड़ा टेंशन इसकी जिंदगी में है तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। कई दफा ये सोचते हैं कि इसके जरा मुल्क से बाहर भेज के देखते हैं, अलग थोड़ा करके देखते हैं, माहौल चेंज करके देखते हैं तो भला देखते हैं कि बेहतर होता है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा ताखीर देखी गई है इस बीमारी में कि लेट आती हैं, अक्सर क्रॉनिक स्टेज पे जब बीमारी पहुंच चुकी होती है तो आते हैं। हालांकि रिकमेंड हमेशा यही किया जाता है कि जब भी बीमारी अर्ली स्टेज पे, कोई भी बीमारी को अगर आप अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करके इलाज करवा लें तो उसकी रिकवरी का, प्रोग्नोसिस के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज पे अक्सर घर पे जैसे कहते हैं किचन टेबल सॉल्यूशंस के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जा रही होती है। तो नदीम इकबाल साहब, आप इसमें गाइड करें कि डिले करने से जो जो फैमिली का डिनायल होता है उसकी वजह से वो इलाज में ताखीर करते हैं तो उसके क्या नुकसानात हो जाते हैं और फिर किन हालात में पेशेंट्स पहुंचते हैं और फिर उसके बाद रिकवरी में क्या मसाइल आते हैं? जी बिल्कुल मिस आमना, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नशे की बीमारी का जो इलाज है ये एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर होता है, और उससे पहले फैमिली तकरीबन तमाम तर टोटके, हरबे और अपने जो तरीके हैं उनको आजमा चुके होते हैं, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो डिनाइल ही है। क्योंकि फैमिली भी डिनाइल में होती है तो वो देख ही नहीं पा रहे होते अपने उस प्यारे की बीमारी को, उसकी बीमारी की इंटेंसिटी को, और उसकी बीमारी की वजह से जो हालात वाक़यात पैदा होते हैं। अच्छा, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया देख नहीं पा रहे होते, क्योंकि फैमिली जानबूझ के ये नहीं कर रहे होते। तो वो जो देख देख पा रहे होते हैं वो ये होता है कि ये जो हमारा बच्चा नशा करता है, ये तो हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मगर ये जो नशा करता है ये इसकी गैदरिंग ठीक नहीं है, और अगर हम किसी तरह से इसको इस गैदरिंग से हटा देंगे, इन दोस्तों से हटा देंगे, तो हमारे बच्चे में कोई मसला नहीं है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ना ही ये बीमार है, ना ही इसके कोई रवैये की खराबी है, ये गलत दोस्तों की वजह से नशा करता है। या बाज़ दफ़ा ये वाला फैक्टर भी होता है कि इस बेचारे को बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी टेंशनें हैं, एग्जाम का स्ट्रेस था पिछले दिनों इसके ऊपर, और पिछले दिनों जो हमारे मुल्क की माशी हालात जो ख़राब थे उसका स्ट्रेस भी इसी को था, और जिसकी वजह से ये मंशियात का जो है इस्तेमाल करने लगा। वैसे इस बच्चे में कोई मसला नहीं है, बच्चा हमारा ठीक है, देखें ये हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करता और इसने कभी चोरी नहीं की। वो एक्चुअली उन फैक्टर्स को देख पा रहे होते हैं जो उनको डिनाइल में रहने में हेल्प करते हैं, ना कि वो जो बीमारी की हकीकत है, बीमारी की जो रियलिटी है उनको देख पाए, क्योंकि डिनाइल की वजह से वो देख नहीं पा रहे होते। और जो नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बीमारी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही होती है, और बीमारी की प्रोग्रेसिविटी को बड़ा क्लियरली माहिरीन देख पा रहे होते हैं, या वो लोग भी देख पा रहे होते हैं जो डिनाइल में नहीं होते, वो चाहे उस घर के ही फर्द होते हैं, या वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी फैमिली डिनाइल में नहीं है, मगर कोई एक शख्स जो कि की रोल प्ले कर सकता है वो डिनाइल में है। कोई मदर डिनाइल में है, फादर डिनाइल में है मगर बीवी डिनाइल में नहीं है, या बीवी डिनाइल में है मगर फादर डिनाइल में नहीं है, या कोई भाई डिनाइल में नहीं है, और वो देख पा रहा है कि हमारा जो प्यारा है उसकी तालीम कितनी बुरी तरह से तबाह हो रही है, नुकसान में जा रही है, उसकी सेहत कितनी खराब हो रही है। तो ये नुकसान होते हैं जब कोई फैमिली डिनाइल में होती है, और क्योंकि फैमिली ने एक मेजर रोल ट्रीटमेंट में करना होता है, फैमिली ने मरीज को डिनाइल से बाहर निकालने के लिए रोल प्ले करना होता है। फैमिली डिनाइल से निकलेगी तो उसके बाद मरीज के इलाज के प्रोसेसेस या मरीज के डिनाइल से निकलने के जो प्रोसेसेस हैं वो शुरू हो सकेंगे। तो वो डिनाइल में होते हैं तो वो उसकी तालीम का नुकसान, उसकी बीमारी बढ़ रही है, और मरीज की हेल्थ खराब हो रही है। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि कोई अनरिकवरेबल नुकसान हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल के केसेस में कुछ मरीजों में लीवर डैमेज हो जाता है। फैटी लीवर तो तकरीबन तमाम पेशेंट्स का ही जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनका होता है, तो ये एक डैमेज होता है। कुछ मरीजों में मैंने ये भी देखा है कि उनके साथ ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनको
डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन, उनके तमाम ऑर्गन डिटोरेट होते हैं। एक 35 की एज का शख्स अगर आप उसको देखते हैं तो आपको 50 प्लस का लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी इलाज नहीं हो रहा और वो जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो पूरी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। और कुछ मरीजों के साथ ये प्रॉब्लम भी, ये एक नुकसान भी होता है इलाज ले होने की वजह से, कि उनको एक और बीमारी इस बीमारी की वजह से लग जाती है। जैसे कि साइकोसिस, कुछ मरीजों के साथ ऐसा होता है कि वो साइकोसिस में चले जाते हैं और फिर इन अ लॉन्गर रन उनको बहाली में लाने के लिए उनकी दोनों बीमारियों पे काम करना पड़ता है। साइकोसिस पे भी काम करना पड़ता है, ड्रग एडिक्शन पे भी काम करना पड़ता है, और अगर कोई कोमॉर्बिडिटी में होता है तो उसका रिकवरी रेशो भी कम हो जाता है, क्योंकि 2 बीमारियां हो गई हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं अगर कोई फैमिली डिनाइल में रहती है, जिसकी वजह से मरीज का इलाज हो नहीं पाता, मरीज बॉडीली, फाइनेंशियली, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली यानी तबाह हो रहा होता है, नुकसान में जा रहा होता है। और बाज़-औक़ात कोई बहुत ही फेटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं नशे की हालत में गाड़ी चलाने में के दौरान, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी तलाक तक हो जाती है, उसके आगे जो बच्चे होते हैं वो बहुत हमेशा के लिए ज़ाहिर मुतासिर, उनकी ज़िंदगी भी हो जाती है। तो डिनायल की वजह से बहुत जो ताख़ीर की जाती है इलाज में, उसकी वजह से बीमारी भी बढ़ती जाती है और मरीज़ की जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। मैं मिस हफ्सा से डिस्कस करना चाहूँगी कि किस तरह से फैमिली को हम, इनके जो फैमिली का डिनायल होता है या पेशेंट डिनायल में है और वो इलाज के लिए बिल्कुल भी उसको लग ही नहीं रहा कि इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि मेरा तो कोई इतना मसला है ही नहीं। तो कैसे फैमिली अपने आप को इस डिनायल से, इस खुद-फरेबी से निकाल सकती है? क्या कोई ऐसे तरीके मौजूद होते हैं कि फैमिली जल्दी अपने आप को इस खुद-फरेबी से निकाल ले और इस हकीकत को कबूल कर ले? क्योंकि हकीकत को कबूल करने के बाद ही हम मसले के हल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो क्या कोई तरीके हैं, आप इसमें गाइड करें? मिस आमना, डिनायल से निकालना पेशेंट और फैमिली दोनों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर इलाज ही शुरू नहीं होता। यानी दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर डिनायल में जब होते हैं तो इलाज तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक दोनों या कोई एक पार्टी एक्सेप्टेंस में नहीं आती। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो मरीज़ों और उनके घर वालों को डिनायल से निकालने में मदद देते हैं। जैसे एक तरीका है जो बड़ा कॉमन है, तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है और की वजह से पेशेंट को, चलें एक तो बीमारी में भी डिनायल में रखा हुआ है, लेकिन इस तरीके ने भी बहुत मदद की होती है मरीज़ों को डिनायल में या खुद-फरेबी में रहने की, जब घर से उनको मदद बड़ी मिल रही होती है अपनी बीमारी को बढ़ाने में। जैसे अगर फैमिली हेल्प करना चाहती है अपने आप को या अपने मरीज़ों को नशे से दूर रहने में या डिनायल से निकलने में, तो वो हर उस काम में अपने मरीज़ को मुआवनत करना या मदद फ़राहम करना छोड़ दें, जो कि उनकी बीमारी को बढ़ाने में मदद देती है। जैसे जब मरीज़ कोई क्राइसिस करता है, तो अब फैमिली के लिए तो बाकी सबके लिए तो वो एक क्रिमिनल बन जाता है, जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई क्राइम कर दे, कोई रूल ब्रेक कर दे या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर दे, चोरी करना या झूठ बोलना या फिर धोखा देना, ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर ले अपने आप को, तो फैमिली के लिए तो वो उनका लव्ड वन ही है। अब फैमिली उस टाइम पर उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस कराने की बजाय उनको हर तरह से प्रोटेक्शन देने की तरफ चली जाती है कि किसी तरह से कुशन या गार्ड कर लें वो अपने लव्ड वन को। अब जब वो इस चीज़ में कामयाब हो जाती हैं, जो कि अक्सर हो जाती हैं, तो ये चीज़ मरीज़ों की आँखें खोलने में एक हिंड्रेंस सी बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है कि उनको उस वाक़ये की जो सिवियरिटी ही नहीं पता चल रही थी, क्योंकि उनके घर वालों ने एक कुशन सा प्रोवाइड कर दिया कि हम हैं तुम्हारे पीछे इन सारे मसलों को कवर देने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा तरीका है, यानी जिसको हम इनेबलिंग कहते हैं या उर्दू में मुआफ़रत करना कहते हैं, जो मरीज़ों को डिनायल में रखता है कि नहीं, इतना भी मसला नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी इसकी, कि जब मरीज़ पैसे माँग रहे होते हैं अपने घर वालों से और घर वाले दे देते हैं कि चलो इसको नहीं देने तो किसको देने हैं, या हम कमाते किसके लिए हैं, और उस पैसे से मरीज़ की कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है नशा खरीदने की या नशे से ही रिलेटेड किसी चीज़ में, तो इससे बीमारी बढ़ती रहती है और घर वालों की तरफ से मदद इस तरह की जारी रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता ये कॉन्सेप्ट कि किस तरह हमारा इस तरह मदद करना हमारे बच्चे की बीमारी को बढ़ाता जा रहा है।
तो सबसे पहले तो वो ये ऐसे सारे काम करना छोड़ दें जिससे कि मरीज की बीमारी को मदद मिलती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और तरीका है जिसको हम प्रोवोकिंग कहते हैं या बेइज्जती करना कहते हैं या इश्तियाल दिलाना कहते हैं। अब घर वालों की तरफ से ये भी बहुत चल रहा होता है क्योंकि जब वो मदद कर कर के थक जाते हैं और उनका बच्चा उनको इन अच्छे रवैयों में, जब फैमिली की लैंग्वेज में कहूँ, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा या वो फैमिली की कोई मदद नहीं कर रहा बीमारी से दूर हटने में या अपने आप को हटाने में, तो फिर फैमिली गुस्सा भी बहुत करती है। जैसे उस क्राइसिस से बचाया अपने बच्चे को जिसमें कि वो फंस गया था थोड़ी देर पहले अपने नशे की बीमारी की वजह से, तो अब फिर घर आकर एक बेइज्जती प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा या बच्चे को प्रोवोक इस तरह से किया जा रहा होगा कि उसको गुस्सा आ जाए या वो बड़ा अटैक्ड फील करे, बड़ी इंसल्ट फील करे। अब इससे होता ये है कि फैमिली समझती है कि शायद इस तरीके से ये ठीक हो जाए क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा करके देख लिया, मरीज ठीक नहीं हुआ, तो शायद अगर इसको डाँटा जाएगा ना या गुस्सा किया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे भी हमने बीमारी में बढ़ावा मिलते हुए ही देखा है क्योंकि जहाँ पर उसने 2 सिगरेट पीने थे पहले, तो वो 2 और पिएगा जो उसकी थोड़ी देर पहले जो बेइज्जती हुई है उसके भी। तो इससे हमने हमेशा बीमारी को बढ़ते देखा है और मरीज़ भी नए से नए अपने पास बहाने तलाश कर रहा होता है नशा करने के, तो ये डिनायल को बढ़ाने और बीमारी को बढ़ाने वाले तरीके हैं। इसके अलावा एक तरीका जो बड़ा कारआमद समझा जाता है डिनायल को ब्रेक करने में, वो इंटरवेंशन डाटा है कि हम फैमिली को लिखना सिखाते हैं वो सारे वाक़यात इस तरह से जो भी नशे की बीमारी में गुज़रे होते हैं। जिसमें कि फैमिली जो होती है वो अपने प्यारे के बारे में स्पेसिफिक हो जाती है उन इवेंट्स के बारे में जिसने उनके लव्ड वन की शख्सियत को ही बिल्कुल बदल दिया होता है। यानी फैमिली वो सारे वाक़यात लिख कर, जिसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है, लिख कर पढ़कर सुनाती है अपने लव्ड वन को कि ये आपकी शख्सियत थी पहले और फिर नशे के आने के बाद किस तरह से हालात जो हैं वो बदलना शुरू हो गए। और ये एक बहुत बड़ा डिनायल ब्रेकर होता है इलाज में या इलाज में आने से पहले भी, जिससे कि वाज़िया होते हैं वो हालात कि मेरे पेशेंट को अपने हालात वाज़िया होते हैं कि मैं एक्चुअली स्टैंड कहाँ पर कर रहा हूँ। फिर एक और तरीका बड़ा कारआमद है डिनायल को ब्रेक करने में, जो कि एक सबसे बड़ी मैं कहूँगी मिथ कह लें या मिसकंसेप्शन कह लें, जो हमारी सोसाइटी में बहुत फैला हुआ है कि जब तक मरीज़ की अख़ीर नहीं हो जाएगी ना या जब तक इसके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक ये इलाज के लिए राज़ी नहीं होगा। अब ये एक मिथ है क्योंकि हर एक के लिए ये सब्जेक्टिव हो सकती है ना, यानी किसी का रॉक बॉटम या किसी के लिए अख़ीर कुछ और हो सकती है कि कत्ल कर दिया या एक्सीडेंट कर दिया, किसी के घर के नॉर्म्स की वज़ह से गालियाँ देना या शीशे तोड़ना भी उनके लिए रॉक बॉटम या अख़ीर हो सकती है। तो मरीज़ की तो आँखें बंद हैं और उसको नज़र नहीं आएगा वो कि मेरे हालात बहुत ही पतले हैं या मेरी अख़ीर हो चुकी है। तो इसमें फैमिली एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि वो थेरेपिस्ट की मदद से या स्किल्स की मदद से सीखते हैं कि कैसे उसके रॉक बॉटम को या उसके बॉटम को ऊपर लेकर आया जाए। कैसे हम अपनी तरफ से वो सारी एक्स्ट्रा मदद जो हम प्रोवाइड कर रहे थे उसको आँखें बंद रखने में मदद देने के लिए, वो हम विथड्रॉ कर लें अपनी सारी मदद और मरीज़ खुद देखे कि मेरे हालात कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक किसी घर में लड़ाई होती है, नशे का मरीज़ नशा करके आता है और वो चीखता है, लड़ता है और वो शीशे तोड़ देता है, तो फैमिली पहला काम ये करती है कि वो सारे शीशे जो है ना वो काँच वग़ैरह उठा के फेंकती है और रातों-रात वहाँ पर नए शीशे लग के हर चीज़ फिक्स हो जाती है। अगर वो इसको इस तरह ही रहने दें और वो लड़े ना बदले में और वो रात गुज़र जाए और अगले दिन सुबह जब मरीज़ का नशा टूटे और वो आके अ, उस पूरे अ, उस पूरी जगह का जायज़ा ले जहाँ पर शीशे बिखरे हुए थे, चीज़ें टूटी हुई थी, तो ये मैंने किया था पिछली रात को। और इस वक़्त क्योंकि वो नशे के स्टेट में नहीं होगा, तो वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा होगा पूरे वाक़ये की। ये चीज़ भी फैमिली और पेशेंट दोनों का डिनायल ब्रेक करने में बहुत हेल्प करती है। फिर खाली अगर पेशेंट की बात की जाए, तो पेशेंट के साथ एक काम किया जा सकता है जिसमें उनको मॉरल इन्वेंटरी लिखना सिखाया जा सकता है, जो कि उनके डिनायल को ब्रेक करने में बहुत हेल्प करता है, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कैसे ऑनेस्टी के साथ अपने सारे वाक़यात का खुद ही उन्होंने लिखनी होती हैं वो सारी चीज़ें, जो भी उनकी ज़िंदगी में नशे ने आज तक किया है। क्योंकि बेशक वो मुँह से मान नहीं रहे होते उस तरह से, लेकिन दिल में उनको भी पता होता है कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। ज़ाहिर है उनको उस वक़्त मानना सूट नहीं करता मुँह से, इसलिए हम उनको सिखाते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को जो भी आपके साथ गुज़री हैं, तो आप लिखना शुरू कर दें कागज़ पे और
एक एक करके वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिस्ट डाउन करना शुरू करें जो नशे ने आपको दिए थे, और उसके बाद जब वो एक तो लिखते वक्त भी और उसके बाद जब वो पढ़ रहे होते हैं, किसी से शेयर कर रहे होते हैं, तो भी उनको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि कैसे हमारी जिंदगी को नशे ने बिल्कुल बदल दिया है। फिर एक और लेटली मैंने ये चीज देखी कि शेम का बहुत बड़ा एलिमेंट है फैमिली के अंदर डिनाइल को बड़ा मजबूत रखने में। यानी जी फैमिलीज इतना शेम से ऑपरेट कर रही होती हैं कि हमने इलाज नहीं कराना वरना सारी जिंदगी के लिए एक लेबल सा लग जाएगा हमारे बच्चे पर कि ये नशे का मरीज है, रिश्ते नहीं कर सकेंगे, हम हमारे बाकी बच्चों के रिश्ते नहीं हो सकेंगे, लोग हमारे साथ ताल्लुक तोड़ देंगे। अब ये चीज जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं उनको बीमारी से समझौता करने पर मजबूर कर देती है कि बात छुपी रहे, इलाज की तरफ नहीं आना, क्योंकि वो शेम से बड़ा ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर शेम हीलिंग की सारी टेक्निक्स और ये सारा कॉन्सेप्ट उनके साथ करवाया जाए, इंट्रोड्यूस और रिवाइज करवाई जाए उनके साथ ये सारी चीजें, और उनको नया पैराडाइम दिया जाए चीजों को देखने का, इलाज को देखने का, तो डिनाइल ब्रेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। इसी तरह शेम के साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर है जो फैमिलीज और पेशेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, जो ब्लेम गेम का है। यानी जब आप बेबसी के आलम में होते हैं ना, तो या आप गुस्सा कर सकते हैं या आप इल्जाम लगा सकते हैं। जैसे आप भी शायद इस चीज में एग्री करें, आपने देखा होगा अक्सर जब माँ बाप हमारे पास अपने बच्चे को लेकर आते हैं तो दोनों ही जाहिर है बेबसी के आलम में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वाइफ्स कह रही होती हैं कि हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया, वो हर वक्त काम को तरजीह देते थे, इनकी वजह से बच्चा खराब हुआ, और हस्बैंड्स कह रहे होते हैं कि मैं बाहर के मामला देख रहा था तो आपने टाइम नहीं दिया, आप घर में बच्चों को नहीं देख सकी। तो और इसमें फायदा हो जाता है उस बीमारी का जो कि है ही प्रोग्रेसिव, जिसने वैसे ही वक्त के साथ बढ़ते रहना है। तो अगर ब्लेम गेम बच्चों और माँ बाप दोनों की तरफ से बंद कर दी जाए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाए और चीजों को फ्रंट फुट पे आकर डील करना सिखाया जाए, तो डिनाइल ब्रेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है और इलाज को स्मूथली चलने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम फैमिलीज और पेशेंट्स दोनों का डिनाइल ब्रेक कर सकते हैं, और इससे इलाज तेजी से आगे जाता है और उसमें हमें बहुत आसानी मिलती है। सो ये एक पूरी साइंस है किसी का भी डिनाइल ब्रेक करने के लिए, जो कि हम यूज बिल्कुल। कर सकते हैं। तीन मुराद साहब, आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है फैमिलीज के साथ काम करने का और एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ काम करने का। तो आप बताएं कि विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक दोनों में कौन से ऐसे थेरेप्यूटिक टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर हमारे देखने वालों को बताएं कि जिससे पेशेंट ये जो डिनाइल से निकल रहा है, क्योंकि फैमिली का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि इसको एहसास ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसके कितने नुकसान कर दिए। और बाज़ औक़ात फैमिलीज डिनाइल में होती हैं कि वो मरीज की बीमारी को की शिद्दत को उस तरह समझ नहीं पाती, और उनको मतलब उनको थेरेपिस्ट बता रहे होते हैं कि आपके बच्चे का या आपके फैमिली मेंबर की बीमारी कितनी शदीद है, क्योंकि फैमिलीज बाज़ औक़ात सीरियस नहीं ले रही होती है इस चीज को उतना जितना कि लेना चाहिए। और उनको कई दफा लगता है कि बस छोटा मोटा को थोड़ा बहुत इलाज करा देंगे और बस उसके बाद फिर इसको मुल्क से बाहर भेज देंगे तो मसला ठीक हो जाएगा। तो हम कौन से ऐसे थेरेप्यूटिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं विलिंग वेज में और सदाकत क्लिनिक में पेशेंट और फैमिली के डिनाइल को ब्रेक करने के लिए? इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, काफ़ी हद तक तो मिस अफ़ज़ा ने जो है वो बात की है मेरे से पहले, इसी क्वेश्चन को काफ़ी हद तक उन्होंने जो है वो कैटर किया है। मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस सारी गुफ्तगू में डिनाइल ब्रेकिंग के प्रोसेस में जो हम अपनी इलाजगाह में दोनों सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज में हम अप्लाई करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरवेंशन डाटा है। अगर हम पेशेंट की बात करते हैं, बिकॉज द इंटरवेंशन डाटा इज द बैकबोन ऑफ आवर ट्रीटमेंट, और इंटरवेंशन डाटा जितना इफेक्टिवली जो है वो लिखा जाएगा, जितना इफेक्टिवली जो है वो प्रेजेंट होगा, तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो डिनाइल से बाहर आते हैं। और इनफैक्ट इंटरवेंशन डाटा जो कि बेस्ड होता है उन सीरीज ऑफ इवेंट्स के ऊपर जो कि अनडिनाइबल फैक्ट्स होते हैं, और जब आप फैक्ट्स को सामने रखते हुए फैमिली जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है और वो लिखती है, फिर उसकी वर्डिंग है, फिर उसके अंदर जो लव वाला टच है, केयर वाला है, कंसर्न वाला है, और उसमें फिर जो बातचीत करना है
जो हम आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी फीलिंग्स को यूज़ करना सिखाते हैं, तो उसको हम जितना इफेक्टिव बना के प्रेजेंट करते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में, इंटरवेंशन डाटा जिस दिन प्रेजेंट होता है 21st डे पे प्रेजेंट हो जाता है, तो उसके बाद पेशेंट के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो आना शुरू होता है और वो सही मानों में अपनी बीमारी समझने लगता है और उसको पता होता है कि हाँ, नशा करने के नतीजे में मैं किस तरह से अफेक्ट हो रहा था और मेरे साथ साथ जो मेरी पूरी फैमिली है वो किस तरह से सफर हो रही थी। एडिक्शन का जो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है वो ये बताता है कि ये डिनाइल जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जिसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है कि या ये ऐसी स्टेट नहीं है जो आप चूज करते हैं। ये इसमें जो आप चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से, जिस लेंस से और जिस एंगल से आप देखते हैं, इनफैक्ट आपको बिलीव यही होता है कि वो वैसी ही हैं। क्योंकि इंसान जैसे जो चीज़ उसको जैसे नजर आती है तो उसका यकीन भी ऐसे ही होता है कि जैसे उसको नजर आ रही है तो उसी को हकीकत या रियलिटी समझता है। तो एडिक्शन में यानी डिनाइल की स्टेट में जो द वे यू इमेजिन एंड द वे यू फील एंड द वे यू 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 सी, ये तीनों चीजें जो हैं वो एक अलग तरह से ऑल्टर हो जाती हैं और आपको रियलिटी कुछ और तरह से ही नजर आती है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ये एक पेन है, तो अब ये पेन है, अगर आपको ये नजर ही मार्कर आ रहा है तो जाहिर बात है अगर किसी को ये मार्कर नजर आ रहा है तो ये कहेगा कि ये मार्कर है। तो लेकिन अगर ये उसको नजर, ये पेन है और नजर भी पेन आ रहा है, तो फिर ये हम इसको जो है वो झूठ कह सकते हैं कि वो गलत बयानी कर रहा है। लेकिन डिनाइल की स्टेट में होता क्या है कि आपको जो चीज जैसे नजर आ रही होती है तो आप वही बोल रहे होते हैं और वही कह रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें हकायक को पेश करते हुए बड़ा आपको सब्र से और बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करनी पड़ती है। अगर पेशेंट इसके बावजूद जब आप हकायक को प्रेजेंट करते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में, बहुत थेराप्यूटिक वे में, जब आप इंटरवेंशन डाटा को लिखते भी हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, और देखा गया है कि पेशेंट्स इसके बावजूद उसको डिनाई करते हैं या नहीं मान रहे होते हैं पहली स्टेज में, आगे चल के वो इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें कहीं बुरा नहीं माना जाता या गुस्सा नहीं किया जाता। तो इसको बड़े प्यार से ये करने वाला जो है वो प्रोसेस होता है। तो इस इंटरवेंशन डाटा पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं और जिसके नतीजे में फिर वो बहुत फियर से बाहर आके अपनी बीमारी को पेशेंट जो है वो पहचानने लगता है और फिर उसको हेल्प लेने में जो है वो आसानी होती है। लेकिन इससे पहले जो है वो जब तक ये डिनाइल जो है वो ब्रेक नहीं होता, और फिर ग्रुप काउंसलिंग में जो है वो जिस तरह से हम शेयरिंग करवाते हैं, जिस तरह से हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर करते हैं, तो वो जो एक शेम का एलिमेंट है वो भी साथ में जो है वो हील हो रहा होता है कि नहीं, असल में अगर मैं एक बात को शेयर करने में हेजिटेट कर रहा था तो मेरे साथ बैठा हुआ जो दूसरा पर्सन है वो भी सेम हालात से गुजरा है, वो भी शेयरिंग कर रहा है। तो जो शेयरिंग है एक दूसरे की, और जो सीनियर पेशेंट्स ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं वो जब अपनी एग्जाम्पल्स को उसी ग्रुप में सबके सामने बताते हैं तो एक उससे जो है वो एक इनकरेजमेंट मिलती है, जिसके नतीजे में वो भी अपनी बात जो है वो करना शुरू होता है। तो इसको डिनाइल को निकालने में कुछ ऐसे नहीं कि हम पकड़ के कान से उसकी कोई क्लास लेना शुरू करते हैं कि आप बहुत झूठ बोल रहे हैं और आप जो है वो सच का सामना नहीं कर रहे हो। तो इट इज नॉट काइंड ऑफ कन्फ्रंटेटिव प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक थेराप्यूटिक प्रोसेस है जो कि बहुत लव से ऑपरेट करके अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, फैक्ट्स को सामने रखा जाता है, अनडिनाइबल फैक्ट्स होते हैं और वही बातें कही जाती हैं जो नॉर्मली जिनको आप
विटनेस करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो एडिक्शन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एडिक्शन के नतीजे में उसको मिल रहे होते हैं, वो उनको सही मानों में देख सकें। जलाल साहब, आपसे आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का मैं पूछूंगी कि ये तो अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि ये पूरा एक कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं जो कि थेरेपिस्ट यूज करते हैं, काउंसलर्स यूज करते हैं कि फैमिली और पेशेंट के डिनायल को ब्रेक किया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि इलाज में आने से पहले भी फैमिली मरीज का डिनायल ब्रेक करने में कामयाब हो जाए, या फैमिली अपने आप को डिनायल से निकाल सके? तो इलाज से पहले भी कोई ऐसा मुमकिन है, कोई तरीका? जी बिल्कुल, जो डिनायल है ये एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंटली कभी भी किसी के अंदर से नहीं जाता, और ये एक कंटिन्यूस एफर्ट करने का नाम है। जैसे कि इंटरवेंशंस की जो दो मेन किस्में हैं, जिसे कि हम प्रोसेस इंटरवेंशन और फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, तो अमूमन देखा जाता है कि जब फैमिली जो है वो इलाज से पहले ट्रेनिंग के अंदर आती है और उनकी अपनी भी जो मिथ्स होते हैं या उनके अपने भी जो डिनायल्स होते हैं वो रियलिटी के अंदर तब्दील होते हैं, उन्हें हकीकत के बारे में पता चलता है, और उसके अलावा उनके अंदर बहुत इनसाइट डेवलप होती है और वो अपने रवैयों के अंदर तब्दीली के नतीजे में मरीज के अंदर आने वाली दो खास तब्दीलियां देखते हैं, जिसके अंदर कि नंबर एक पे ये कि वो नशा जो है वो कम करने लगता है, और नंबर दो पे ये कि उनकी जो आपस में हर वक्त की खिंचकिच होती है वो कम होने लगती है, जिसके नतीजे में फैमिली का और मरीज का दोनों का डिनाइल जो है वो इसका मतलब ये है कि फैमिली और मरीज दोनों का डिनाइल जो है वो कमी का शिकार हुआ है। तो डिनाइल ब्रेकिंग का जो काम है ये, अगर तो पेशेंट की सैनिटी रिस्टोर्ड है, अगर पेशेंट साइकोसिस के अंदर नहीं है या वो किसी डिल्यूजन के अंदर नहीं है, जैसे कि बाइपोलर टाइप 1 के अंदर, या फिर किसी को मॉर्बिडिटी का शिकार नहीं है, यानी एडिक्शन के साथ किसी और उसको कोई मर्ज लाहक नहीं है, तो इस केस के अंदर तो जो पेशेंट है उसके साथ घर में ही बातचीत करके, जैसे कि मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बताया कि हम इंटरवेंशन स्टेज करते हैं, तो उसके जरिए ही उसको इलाज में लेके जाया जा सकता है। लेकिन अगर फैमिली मरीज के इलाज से पहले खुद प्रिपेयर हो जाए तो इस जैसा जो मेयार है इलाज का वो और कोई हो ही नहीं सकता, कि अगर मरीज जो है वो खुद इलाज के लिए भरपूर तरीके से फैमिली प्रिपेयर हो जाए और मरीज के साथ घर में रहते हुए ही कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं, कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो जाएं, और फिर इसके नतीजे, और अगर ऐसा करना मुमकिन भी हो, जो कि आपको कोई भी प्रोफेशनल इंटरवेंशनिस्ट या जो हमारे विलिंग वेज के इंटरवेंशनिस्ट हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और मरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, तो वो बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, और वो जब उन पॉसिबिलिटीज के नतीजे के अंदर जब मरीज के साथ अगर बातचीत करते हैं तो वो जो डिनाइल ब्रेकिंग है वो बहुत उम्दा है। लेकिन डिनाइल ब्रेकिंग जो है वो इलाज से पहले, इलाज के दौरान भी, यानी इलाज के दौरान भी 2 से 3 दफा हमें डिनाइल ब्रेकिंग करनी पड़ती है और इंटरवेंशन लेटर्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। ग्रुप थेरेपी के अंदर शेयरिंग होती है जिसमें कि मरीज की शेम हीलिंग होती है। फिर इसके साथ साथ जब मरीज का इलाज हो भी जाए और 8 से 9 महीने बाद भी जो है वो इलाज के डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खाते हुए फैमिली मेंबर्स पे चाहिए कि वो जो डिनाइल मैनेजमेंट का तड़का है वो लगाते रहें उसकी रिकवरी को, और वो यूं लगाया जा सकता है कि एक वो वक्त था जबकि हम बिल्कुल बहुत परेशान होते थे, खाने के टेबल के ऊपर आप हमें मिलते नहीं थे, और आज जो है वो आप हमारे सामने बैठे हुए और हमें कितनी खुशी होती है साथ बैठ के खाना खाने में कि हमारा प्यारा बेटा जो है वो रिकवरी के अंदर हमें वापस मिल गया है, और हम उस वक्त को अब याद तक नहीं करना चाहते। तो ये पैटर्न जो है वो भी डिनाइल मैनेजमेंट ही जो है, या एक प्रोसेस इंटरवेंशन के जरिए मरीज का डिनाइल जो है वो तोड़े रखने का नाम है। सो ये डिनाइल मैनेजमेंट जो है ये एक थ्रू रिकवरी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या मरीज को, देखिए ज्यादातर जो मसला आता है वो तब आता है जब आप मरीज के जो ये जो इंटरवेंशन डाटा है इसको आप एज अ टॉन्ट इस्तेमाल करें।
तो जब आप इसको यूं इस्तेमाल करते हैं कि ये मरीज के अंदर जो है वो बेहतरी आ जाए, तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सांप के डसने का जो वेनम है वो सांप के जहर से ही तैयार किया, जो उसकी जो वैक्सीन है वो सांप के वेनम से ही, उसके जहर से तैयार की जाती है। इसी तरीके से जो मरीज से खुद जो कुछ कोताहियां हुई होती हैं नशे के मर्ज के दौरान, तो उसको भी खास तरीके से उसकी वैक्सीन सी बना के जब मरीज के सामने बाहर प्रेजेंट की जाती है, इलाज से पहले, इलाज के दौरान, इलाज के बाद, तो उसके बहुत ही उम्दा नताइज जो है वो देखने में। तो एक जो आज की हमारी जो डिनाइल से निकलने के लिए हमें बात करने की जरूरत है, फैमिली को भी इस तकलीफ दे जो मौजू है या जिसको टैबू टॉपिक समझा जाता है नशे की बीमारी का, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। जितना खामोश रहेंगे, माज़ फैमिलीज आपस में भी बात नहीं करती हैं इस बारे में कि उनका प्यारा नशे का मरीज है। तो बात करना बहुत जरूरी है, थेरेपिस्ट का भी पेशेंट से, थेरेपिस्ट का फैमिली से, और फैमिली का आपस में भी, और फैमिली का मरीज से भी इस मौजू पे बात करना। जितनी बात की जाएगी उतना ज्यादा ये जो टैबू टॉपिक है उसको वो इजीली कंफर्टेबली बात करने में उनको आसानी होगी। और एक जो पॉइंट होता है समझाने के लिए फैमिलीज को, वो ये होता है कि आपको घर में अनडिस्कसेबल मौजू को डिस्कसेबल बनाना होता है, यानी आपको उस पर डिस्कशन करने की जरूरत होती है उन मौजूआत पे जो कि घर में चलता फिरता मरीज है लेकिन वो फैमिली उसके ऊपर बात नहीं करती। सो आज की जो ये डिस्कशन है उसके लिए आप सबके लिए, आप सबको बहुत ज्यादा आपका सबका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए मौजू के साथ दोबारा से सब इकट्ठे होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।